मैं एक रिटायर्ड सिविल गार्ड हूं। ये वाकया मेरी जिंदगी का बहुत ही खौफनाक और ना भूलने वाला वाकया है। ये 70 की दहाई की बात है। उस वक्त अभी जंग का आगाज नहीं हुआ था। मेरी कंपनी की तरफ से गिलगित के इलाके में मेरा तबादला हुआ। गिलगित में जिस जगह मेरी ड्यूटी लगी वो गिलगित शहर से जरा दूर थी। ये जगह रत्तू कस्बे से थोड़ा सा दूर थी, जहां पर हुकूमत की तरफ से कुछ तामीराती काम हो रहा था। वहीं एक अफसर का बंगला था और मुझे अक्सर रात की ड्यूटी पर वहां गेट के सामने खड़ा होना पड़ता। यहां पर अफसरान के कुछ बंगले और भी थे, जो खालिस्तान बहुत ही खूबसूरत जगह पर बनाए गए थे। ऊंचे ऊंचे सरसब्ज और बर्फपोश पहाड़ों की चोटियों के मंजर दिल को लुभाने वाले थे। मैं गिलगित शहर में जाकर बहुत खुश था और खुदा का शुक्र अदा करता कि पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इतने हसीन और खूबसूरत शहरों से नवाजा है। बिलाशुबा ये इलाका वाकई जन्नत था। मेरी ड्यूटी रत्तू कस्बे के पास उन्हीं अफसरान की कोठियों में से एक अफसर के गेट पर थी। अक्सर मुझे रात के वक्त ड्यूटी करनी होती। यहां पर चंद और कोठियों के सिवा आसपास मुकम्मल खामोशी और वीराना था। दूर दूर घने जंगल और सामने पहाड़ जो बर्फ और सब्जे से ढके होते। सर्दियों में टेम्परेचर बहुत कम हो जाता और ये उन्हीं दिनों की बात है जिस वक्त सर्दियां अपने अरूज पर थीं। मेरी और मेरी कंपनी के कुछ दूसरे साथियों की मेरे साथ नई नई गिलगित में ट्रांसफर हुई थी। मैं वहां पहुंचकर बहुत खुश था। पंजाब और सिंध के दरमियानी इलाकों की गर्मी का सताया हुआ शख्स जब गिलगित जैसे जन्नत नजीर इलाके में पहुंचे तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं बहिश्त में आ गया हूं। आंखों को ताजगी बख्शने वाले मनासिर, इंतहाई खूबसूरत जगह थी। फिर मेरी ड्यूटी एक सिविल अफसर की कोठी के बाहर लगा दी गई। रत्तू कस्बे से थोड़ा सा आगे निहायत पुरसकून और खूबसूरत जगह पर यह सारी कॉलोनी बनाई गई थी, जिनमें अफसरान अपनी फैमिलीज के साथ रहते थे। कोठियां थोड़े थोड़े फासले पर बनी थी और मेरी ड्यूटी उन कोठियों की कतार में सबसे आखिरी कोठी के सामने थी। तकरीबन 3 हफ्ते तक मेरी ड्यूटी दिन के वक्त थी और फिर अचानक हमारे एक और गार्ड को छुट्टी पर घर जाना पड़ गया और फिर मेरी ड्यूटी रात 12 बजे शुरू होने लगी और सुबह 6 बजे तक रहती। उसके बाद एक और दूसरा नौजवान आ जाता तो मुझे वो जगह छोड़नी होती और मैं वापस अपनी रिहाइश गाह पर चला जाता। हमें सर्विस मुहैया करने के लिए गाड़ियां मुयस्सर थीं। जब मेरी नई नई वहां पर ड्यूटी लगाई गई थी तो मुझे उस जगह के बारे में कुछ मालूम नहीं था। बस इतना मालूम था कि कुछ इंजीनियर्स और अफसरान की कोठियां वहां पर है और उन्हीं में से एक अफसर की कोठी के गेट पर मेरी ड्यूटी होगी। मुझे ड्यूटी करते हुए 3 रोज हो चुके थे और ये चौथे रोज की बात है। मैं गेट पर खड़ा हो गया। मैं अपनी वर्दी में मलबूस था और गर्म जैकेट और मफलर लपेट रखा था ताकि सर्दी का जोर कुछ कम महसूस हो सके। बंदूक मेरे कांधे पर लटक रही थी। रात बढ़ती गई तो आहिस्ता आहिस्ता सर्दी का जोर भी बढ़ता चला गया। मुझे ऐसे शोर की आवाज आ रही थी जैसे पास ही दरिया बह रहा हो। सिंध का दरिया जो कि गिलगित की वादियों से गुजरता है, इसलिए मुझे इस बात का अंदाजा था कि सिंध का दरिया, जिसे वहां पर अबासीन दरिया भी कहा जाता है, पास ही कहीं बहता है। और पानी के शोर की आवाज रात की खामोशी में बहुत वाज़ेह तौर पर महसूस हो रही थी। मैं गेट के बाहर कुर्सी बिछाकर बैठ गया और सिगरेट सुलगा कर पीने लगा। मैं एक चेन स्मोकर हूं और सिगरेट पीने की मुझे बहुत आदत है। मैं चाको चौबंद इधर उधर देख रहा था, साथ साथ सिगरेट के कश भी ले रहा था। बैठे बैठे मुझे काफी देर गुजर गई। रात का अंधेरा गहरा हो चुका था। मुकम्मल वीराना और खामोशी में बैठे बैठे मैं उकता गया। पहला सिगरेट खत्म हो चुका था। मैंने पैकेट से दूसरा सिगरेट निकालकर होंठों में दबाया और फिर उसे सुलगाने लगा। फिर मैं कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और सोचा कि जरा चहलकदमी कर लूं। मैं उठकर इधर उधर चलने लगा ताकि कुछ टांगे सीधी कर सकूं। पानी के शोर की आवाज मुसलसल आ रही थी। चूंकि वहां पर दरिया का बहाव बहुत ही तेज है, इस वजह से शोर की आवाज भी ज्यादा थी। दरिया अपनी पूरी रवानी के साथ बह रहा था, मगर दरिया यहां से कितना दूर था इस बात का मुझे कतई अंदाजा नहीं था। चहलकदमी करते करते अचानक मेरे जहन में एक बात आई कि क्यों ना घूम फिर कर देखा जाए कि दरिया यहां से कितना दूर है। कोठी के आसपास तो कोई नहीं था, खतरे की कोई बात नहीं थी और वैसे भी रात का वक्त है, वक्त तो गुजारना है और वैसे भी कोठियां सामने हैं
میرے علاوہ کچھ دور دوسری کوٹھیوں پر بھی ایک دو گارڈ موجود تھے جو پہرا دے رہے تھے۔ میں نے سوچا ابھی تھوڑی دیر میں واپس آ جاؤں گا۔ میں نے یہ سوچ کر اپنا رخ اس طرف کر لیا جدھر سے مجھے دریا کے پانی کے شور کی آواز آ رہی تھی۔ چاندنی رات میں مجھے راستہ واضح نظر آ رہا تھا۔ میں ایک کچی پگ ڈنڈی پر ہو لیا، بندوق میرے کندھے سے لٹک رہی تھی۔ میں چلتے چلتے گھنے درختوں اور جھاڑیوں سے ہوتا ہوا آگے ہی آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ مجھے گیٹ کی کوئی فکر نہیں تھی، کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ اس وقت وہاں کوئی زی روح پر نہیں مار سکتی۔ چلتا چلتا میں کافی دور نکل آیا۔ اب پانی کے بہاؤ کے شور کی آواز بڑھتی جا رہی تھی، مگر ابھی تک دریا سامنے نظر نہیں آیا تھا۔ میں حیران ہو رہا تھا کہ دریا کے بہاؤ کی آواز اتنی دور سے مجھے آ رہی تھی۔ آخر چلتے چلتے کافی آگے جا کر درختوں کا سلسلہ کچھ کم ہوا تو بڑی بڑی چٹانیں نظر آنا شروع ہوئیں، اور پھر دو ایک چٹانیں پھلانگنے کے بعد سامنے دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ نہایت خوفناک اور بہت بڑا دریا بہہ رہا تھا۔ چاندنی رات میں اتنا خوفناک دریا اور اس کے پرے اونچے اونچے پہاڑ، برف پوش وادیاں رات کے سناٹے میں عجیب و غریب منظر پیش کر رہے تھے۔ پہلی مرتبہ مجھے خوف محسوس ہوا۔ مجھے اس بات پر حیرانی تھی کہ دریا کے بہاؤ کی اتنی دور سے آواز آ رہی تھی، مگر دریا کو پاس سے دیکھا تو پھر مجھے اندازہ ہوا، کیونکہ دریا کا پاٹ بہت ہی چوڑا تھا، اور اتنا چوڑا ہونے کے باوجود اس کے بہاؤ اور اس کی گہرائی کا اندازہ لگانا مشکل تھا۔ چاندنی رات ہر طرف پھیلی ہوئی تھی، سردی اپنے عروج پر تھی۔ ابھی میں وہیں دریا کے کنارے کھڑا سوچ ہی رہا تھا کہ اچانک دور دریا کے کنارے پر ایک بڑی سی چٹان پر ایک سفید لباس میں ملبوس کوئی عورت بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ میں ایک دم ڈر گیا۔ یا اللہ، یہ کیا چیز ہے؟ وہ دریا کے اسی کنارے کی طرف بیٹھی تھی جس کنارے کے قریب میں کھڑا تھا۔ چٹانیں بہت بڑی بڑی تھی اور ان پر پھسلن بھی تھی۔ میں ڈر بھی رہا تھا اسے دیکھ کر، اور دل میں حیران بھی تھا کہ اس وقت رات کے اس پہر دریا کے کنارے یہ کون بیٹھا ہے، یہ کون عورت ہے، اور یہ کیا کر رہی ہے، اور وہ بھی اتنی خوفناک روانی والے دریا کے پاس، اور رات کے اس پہر۔ کیسی بے وقوف عورت ہے، یہ کہیں کوئی اور ہی بلا نہ ہو۔ میرا دل ایک دم زور زور سے دھڑکنے لگا۔ یا اللہ، ماجرا کیا ہے؟ اس عورت کا منہ پرے تھا اور وہ کچھ کر رہی تھی۔ اتنی دور سے میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل تھا کہ وہ کر کیا رہی تھی۔ میں اچانک گھبرا کر واپس پلٹنے لگا۔ پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ اسے منع کرنا چاہیے کہ دریا کے کنارے سے پیچھے ہٹ جائے، یہ جگہ بڑی خطرناک ہے، کہیں اس کا پاؤں نہ پھسل جائے اور وہ دریا میں نہ جا گرے۔ میں دوبارہ واپس مڑا اور نیکی کے جذبے کے تحت میں نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ سفید لباس میں لپٹا ہوا وہ نسوانی وجود ایسے ہل رہا تھا جیسے وہ کپڑے دھو رہی ہو یا کوئی کام کر رہی ہو۔ میں چٹانیں پھلانگتا پھلانگتا اس کے قریب جانے لگا۔ جوں جوں چٹانیں دریا کے نزدیک ہو رہی تھیں، ان پر جمی ہوئی کائی کی وجہ سے پھسلن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر رہ گیا تو میں نے اسے زور سے آواز دی، ارے لڑکی سنو، ارے سنو، کیا کر رہی ہو تم؟ اور اس وقت خدا کے لیے پیچھے ہٹ جاؤ، دریا میں گر جاؤ گی، بے وقوف عورت، گھر جاؤ، بیمار ہو جاؤ گی۔ میں نے یہ سارے الفاظ ایک ہی سانس میں کہہ ڈالے، مگر اس پر کوئی اثر نہ ہوا۔ ارے سنتی نہیں، بہری ہو؟ دریا کے شور میں شاید تمہارے کانوں میں میری آواز نہیں پڑی۔ ارے میں کہہ رہا ہوں کہ اتنی ٹھنڈ میں تم دریا کے کنارے بیٹھی ہو، اس بار میں نے چلا کر کہا۔ میری آواز سن کر وہ نسوانی وجود ایک لمحے کے لیے رک گیا، مگر اس نے مڑ کر ابھی تک نہیں دیکھا تھا۔ اس کی جنبش رک گئی تھی۔ میں حیران تھا، کیسی بیوقوف عورت ہے جو مڑ کر دیکھ ہی نہیں رہی۔ میری بات کا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ پھر میں نے اس کے قریب جانے کا ارادہ کیا۔ میں مزید دو ایک چٹانیں پھلانگ کر اس کے عین پیچھے جا پہنچا۔ ارے سنو، کیا تم بہری ہو؟ سنائی نہیں دیتا کیا؟ میں نے غصے سے کہا، اور پھر اسی لمحے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، مگر ابھی بھی اس کی کمر میری طرف تھی، اس کا منہ دوسری طرف ہی تھا۔ ارے بے وقوف، ادھر دیکھو۔ میں نے جو ہی ہاتھ اس کے کندھے پر رکھنے کے لیے بڑھایا تو وہ اچانک پلٹی، اور اسے دیکھ کر ایک لمحے کے لیے جیسے میں ساکت ہو گیا۔ وہ تو کوئی اور ہی مخلوق تھی، وہ انسان نہیں تھی۔ اتنی خوفناک اور اتنی ڈراؤنی شکل میں نے اپنی ساری زندگی میں کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ چڑیل تھی، بھوتنی تھی، کیا تھی؟ اس نے ہاتھ میں کوئی مردہ جانور جیسی چیز اٹھا رکھی تھی جسے وہ درندوں کے سے انداز میں بھنبوڑ کر کھا رہی تھی، اور اس کی گہری سرخ آنکھیں ایسے چمک رہی تھی جیسے روشن بلب ہوں۔ منہ سے خون ٹپک رہا تھا۔ چاند کی روشنی میں اس کا اتنا بھیانک اور مکروہ چہرہ
वाज़े तौर पर नजर आ रहा था। वो मेरी तरफ बगौर देख रही थी और उसकी आंखों से जैसे शोले निकल रहे थे। इतनी भयानक और मकरूह सूरत देखकर जैसे मैं पत्थर खा हो गया। ऐसा खौफजदा हुआ कि सब कुछ भूल भाल कर एक लम्हे के लिए पलटा और पीछे दौड़ा। मुझे उस वक्त चट्टानों से गिरने की भी कोई परवाह नहीं थी। मैं दौड़ा और दौड़ता चला गया। चट्टानें जोर जोर से फलांगता हुआ मैं उससे कुछ दूर पहुंच गया। मुझे ऐसा महसूस हुआ था जैसे उसने मुझे पकड़ने के लिए अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ाया हो और फिर उसका बाजू लंबा होता चला गया। इतना तेज दौड़ा, इतना तेज कि बस उसी लम्हे पीछे उसके कह गूंजे और फिर उसकी आवाज सुनाई दी, ए रुक जा, मैं कहती हूँ रुक जा। मगर मैं उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए दीवाना वार दौड़ता रहा। पीछे उसके भयानक कहके मेरी समाज से टकरा रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे वो मेरे पीछे पीछे भागी चली आ रही है और हो सकता है मुझे आन की आन में आकर दबोच ले। मैं कहती हूँ रुक जा। उसकी भयानक आवाज फिर मेरे कानों से टकराई, मगर मैंने उसकी आवाज की कोई परवाह न की। दौड़ा और दौड़ता चला गया। काफी दूर रुककर मैंने पीछे मुड़कर देखा। पीछे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, मगर ऐसा महसूस हो रहा था कि उस वीराने में उसके कहकहे गूंज रहे थे। मैं दीवाना वार फिर दौड़ने लगा। मैं कितनी रफ्तार से दौड़ा मैं नहीं जानता। शायद इतनी रफ्तार से मुकाबले में दौड़ता तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बन जाता। दौड़ते दौड़ते मैं अपनी कोठी के पास पहुंचकर गिर सा गया। सांस धोखने की तरह चल रहा था। मुड़कर देखा तो कुछ भी नहीं था। ऐसा खौफजदा हुआ कि कोठी का गेट पीटना शुरू कर दिया। मुझे इस बात की कोई फिक्र नहीं थी कि मेरे अफसरान मुझसे नाराज होंगे। मैंने जोर जोर से गेट बजाना शुरू कर दिया। दूर खड़े हुए गेट के चौकीदार भी मुझे हैरत भरी नजरों से देख रहे थे, मगर वो मुझसे काफी फासले पर थे। मैं मुसलसल अपनी कोठी का गेट पीट रहा था। कुछ लम्हे बाद हमारा बावर्ची बेचारा नींद से हड़बड़ा कर उठा और गेट पर आया। उसने दरवाजा खोला तो मुझे देखकर हैरान हुआ। आंखें मल मल कर मुझे देख रहा था और फिर बड़े बेजार से लहजे में बोला, क्या बात है, क्यों दरवाजा बजा रहे हो? मैं उसकी बात सुनी अनसुनी करते हुए गेट के अंदर दाखिल हो गया। मैंने गेट अंदर से बंद किया। वो हैरानी से मुझे देख रहा था कि मैं क्या कर रहा हूं। पानी पानी पिलाओ मुझे, मैंने अटक अटक कर सांस लेते हुए कहा। उसने मेरी गैर होती हुई हालत से अंदाजा लगा लिया था कि कोई गड़बड़ हो गई है। उसने मुझे सहारा देकर अंदर ले गया, मुझे बिठाया और पानी पिलाया। मेरा सांस बहाल होने में कुछ वक्त लगा। हालत संभली तो मैंने उसे तमाम वाकया बता दिया। उसने कहा कि शुक्र करो कि अफसर नहीं जाग गया, अब उन्हें कुछ मत बताना। मुझे उस वक्त ना अफसर की परवाह थी और ना किसी और की परवाह थी, तो बस अपनी जान की। बावर्ची बेचारा मुझे समझाता रहा, अगर नौकरी अजीज है तो आज के बाद इस तरह की हरकत मत करना। गेट पर अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से अंजाम देना और इधर उधर जाने की जरूरत नहीं। तुम तो जानते हो कि यह सारा वीराना है और पहाड़ी इलाका है। अरे ऐसे वीरानों में इस तरह की चीजें होती हैं। मगर मैं कुछ नहीं सुन रहा था कि वो क्या कह रहा है। उसने अपने बिस्तर के साथ ही मेरी चारपाई लगा दी और मुझे उस पर लिटा दिया। सुबह 5 बजे तक मुझे तेज बुखार ने आ लिया था। नींद मुझे आ नहीं रही थी। सुबह जब उसने उठकर मुझे देखा तो मेरी हालत गैर थी। उसने फौरन अफसरान को इतला की। अफसरान ने मुझे हॉस्पिटल भेजने के लिए गाड़ी मंगवा ली। मुझे गाड़ी में मेरी रिहाइशगाह पर पहुंचा दिया गया ताकि मैं आराम करूं। मुझे सख्त बुखार था। दिन के वक्त मेरी हालत मजीद बिगड़ गई। मेरे लिए दवा लाई गई, मगर उससे मुझे कुछ आराम न आया। मेरी बिगड़ती हालत देखकर मुझे मकामी अस्पताल में दाखिल करवा दिया गया। मैं 2-3 दिन तक अस्पताल में रहा और इलाज चलता रहा। बुखार की हिद्दत तो कम हो गई, मगर मैं जैसे गुमसुम सा हो गया। डॉक्टर कभी बुखार की दवा देते और कभी कोई और दवाएं। मुझे कुछ मालूम नहीं था कि मैं कहाँ हूँ और क्या कर रहा हूँ। मुझे अस्पताल में दाखिल हुए 1 हफ्ता गुजर गया था। 1 हफ्ते बाद मुझे उन्होंने बेहतर समझकर वापस मेरी रिहाइशगाह पर पहुंचा दिया। मुझे अफसरान ने तलब किया और मुझे ड्यूटी पर हाजिर होने के लिए कहा, मगर मैंने उनके सामने माजरत कर ली। मैंने कहा मेरी जहनी हालत ठीक नहीं, मैं बेहतर महसूस नहीं कर रहा, इसलिए मैं नौकरी छोड़कर जाना चाहता हूँ। अफसरान ने कुछ पसो पेश के बाद मुझे अनफिट करार देकर वापस घर भेज दिया। घर आकर भी मेरी हालत ऐसी रही। बार बार मेरे जहन में वही भयानक चेहरा घूमता रहा, वही मकरूह सूरत डाइन और उसके बेहुदा कह गए। कई रोज ऐसे ही गुजर गए। मैं जैसे चारपाई पर पड़कर रह गया। घर वाले परेशान थे कि आखिर मुझे क्या हुआ। मैं ना उन्हें कुछ बताता और ना कुछ बता सकता था। मेरी घर वाली बहुत परेशान थी। उसने जब देखा कि डॉक्टर की दवा से भी मेरी हालत संभली नहीं, मैं तो गुमसुम हो गया हूं,
اس نے کسی عامل کو بلوا لیا اور پھر میرا روحانی علاج شروع ہوا۔ کئی ہفتوں کے بعد میری حالت کچھ بہتر ہوئی، مگر میری زبان خاموش تھی۔ میری بیوی بیچاری پوچھ پوچھ کر تھک گئی کہ آخر آپ کو ہوا کیا، مگر میں اسے کچھ بھی بتانے سے قاصر تھا۔ اس معاملے میں میں کسی سے کچھ کہہ نہیں سکتا تھا۔ آہستہ آہستہ میں نارمل زندگی کی طرف آتا گیا۔ اس کمپنی سے نوکری میری تو پہلے ہی ختم ہو چکی تھی، گھر کے حالات بھی بہت خراب تھے۔ پھر ایک اور کمپنی میں نے ملازمت اپلائی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کیا اور مجھے نوکری مل گئی۔ اس مرتبہ میری ڈیوٹی سندھ کے ایک شہر میں لگائی گئی تھی۔ جب میں ٹھیک ہو گیا تو میری بیوی نے مجھ سے کئی بار اس حالت کے بارے میں پوچھا جو میری وہاں جا کر ہوئی تھی، مگر میں نے اس کے سامنے کبھی اس واقعے کا ذکر نہ کیا۔ اس واقعے کا خیال آتے ہی اس مکروہ ڈائن کا چہرہ میری آنکھوں کے سامنے آ جاتا اور خوف سے جیسے میرا دماغ سن ہونے لگتا۔ یہ واقعہ میری زندگی کا بھیانک اور نہ بھولنے والا واقعہ تھا۔